मेरी जेठानी अपने कपड़े मुझसे रोज धुलवाती और धुले हुए कपड़े बगैर सुखाए ही अपनी अलमारी में रख देती थी। मैं हैरान रह जाती थी कि उसमें तो बदबू फैल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी जेठानी किसी को भी अपनी अलमारी के करीब नहीं आने देती थी। एक दिन मैं रात जानने के लिए जैसे ही जेठानी की अलमारी में कपड़े रखने गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम राधा है। मेरी शादी को 1 साल होने वाला है। मेरी जेठानी शुरू दिन से ही मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी अजीब हरकतें मुझे बहुत खटकती थी। मेरी जेठानी का नाम सुरभि है, जिनके ताल्लुक खाते पीते घराने से है। मेरे जेठ के पास अपना कारोबार है। वो बहुत ही सख्त मिजाज के आदमी हैं। उनके सामने कोई नहीं बोलता था और जेठानी तो उनसे दबके ही रहती थी। मेरे जेठ के कारोबार में मेरे पति उनका हाथ बटाते थे। मेरी जेठानी बहुत ही अजीब हरकतें करती थी। उनके पास एक पुरानी जमाने की संदूक मौजूद था, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने गले में डालकर रखती थी। शादी के दूसरे दिन से ही मैं ये सब देखते आ रही थी। वो हर रोज अपने कपड़े मुझसे धुलवाती और फिर बिना सुखाए अपनी अलमारी में रख देती। मुझे बहुत हैरानी होती कि वो ऐसा क्यों करती हैं। मैंने एक दिन तंग आकर अपने पति को जेठानी की हरकतों का बताया तो वो मुझसे झगड़ा करने लगे। बदलिहाज औरत, क्या फालतू की इल्जाम लगा रही हो मेरी भाभी पर। मैं बहुत परेशान हुई कि क्यों उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। जेठानी के रोज कपड़े धुलवाने की आदत से मैं बहुत ही परेशान थी। मैंने जेठानी से बातों बातों में कहा, भाभी आप बहुत थक जाती हो, क्या मैं कपड़े धोने के बाद किचन के काम संभाल लिया करूं? उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया और मैं बहुत परेशान हुई कि मेरी जेठानी ऐसा क्यों करती हैं। मैं जेठानी के कमरे में खाना देने जा रही थी, तब मुझे जेठानी की कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो मुझे मेरी जेठानी उस संदूक को बंद करती हुई दिखाई दी। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर उस संदूक में ऐसा क्या है जो मेरी जेठानी उसे छुपा कर रखती हैं और चाबी भी इतनी हिफाजत से रखती हैं। आज से 2 दिन पहले की बात है, जब रात में प्यास लगी तो मेरी आँख खुली। मुझे मेरी जेठानी रात के आखिरी पहर किचन में जाती हुई नजर आई। मैं हैरान थी कि जेठानी रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। मेरी जेठानी ने अपने हाथ में खाने की एक ट्रे थाम रखी थी। मैं बहुत हैरानगी से उनको देख रही थी। इतना खाना वो कहाँ लेकर जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, भाभी आप यह खाना कहाँ लेकर जा रही हैं? तो बोली, मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए। मैं हैरानी से उनको जाते देखती रही, क्योंकि रात का खाना मेरी जेठानी हम सबके साथ खा चुकी थी। जेठानी सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं कमरे में आकर सोचने लगी कि यह क्या माजरा है। मेरी जेठानी यह सब हरकतें क्यों करती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सुबह अपना सारा काम किया और जेठानी के कपड़े धोए। आज भी मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि भाभी आप अपने सारे कपड़े गीले अलमारी में क्यों रखती हैं? उसमें तो बदबू ही आ जाती होगी। आपके कपड़े ऐसे ही रहते हैं। तो मेरी जेठानी मेरी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे खुजली की प्रॉब्लम है, जिससे सूखे कपड़े मुझे काटते हैं। इसीलिए मैं गीले कपड़े पहनकर सोती हूँ तो मुझे सुकून आता है। ये बीमारी मुझे शादी से पहले से ही है। उनकी बात पर मुझे अब भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी वो कोई मामूली बात तो बिल्कुल नहीं थी, जिसे कि मैं नज़रअंदाज कर सकती थी। मैंने उनकी बात पर सर हिला दिया और अपने काम में लग गई। जेठानी ने रोज की तरह अपने गीले कपड़े उठाए और कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगी थी कि मेरे पति अमित घर में दाखिल हुए। अमित मिजाज के बहुत ही गुस्से वाले थे। मैं तो बिल्कुल बेफिक्री थी, बस कमी थी तो एक औलाद की। अमित ने मुझसे अपनी खाते वाले किताब का पूछा और कमरे में चले गए। मैंने जेठानी के कमरे में जाने का इरादा बना लिया था, लेकिन मैं अमित के पीछे हो चली आई कि कहीं उनको कोई मेरी जरूरत न पड़ जाए खाता ढूंढने में। कुछ देर बाद तक अमित जा चुके थे। मैं भी बाहर आई, जहाँ मेरी जेठानी पड़ोसन को कुछ बता रही थी, जिनकी बहू प्रेग्नेंट थी। जेठानी ने मुझे आते देखा तो अपने पास बुलाया। मैंने उनको नमस्ते किया और चाय बनाने के बहाने उठ गई। उनकी नज़रें मुझे खुद की पीछा करती हुई महसूस हुई। मैं किचन में खड़े खड़े कुछ आवाज़ सुनी जो हमारी पड़ोसन की थी। वो जेठानी को मुझे किसी डॉक्टर को चेकअप करवाने को बोल रही थी।
मुझे उनकी बातों से अपने अंदर खालीपन सा महसूस हुआ। रात का वक्त था, सब अपने कमरों में सोने जा चुके थे। अचानक मुझे बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दी और मैं डरकर उठ गई। मुझे याद आया कि मैंने छत पर कपड़े सुखाए थे, बारिश में गीले हो जाएंगे। मैं जल्दी से चप्पल पहनकर बाहर भागी, पर जैसे ही छत पर पहुंची तो मेरी आंखें बाहर निकल लाई थी। छत पर मेरी जेठानी खड़ी थी, वो भी शायद किसी काम से आई थी। उन्होंने वही सूट पहन रखा था जो मैंने धोया हुआ था। जेठानी ने आहट पर पीछे मुड़कर देखा तो घबरा गई और बोलने लगी कि मैं भी कपड़े उतारने आई थी, मुझे फिक्र थी कि तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएंगे। बोलते हुए उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, जैसे वो झूठ बोल रही हो। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और कपड़े उतारने लगी। दिमाग में उलझन का जाल था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। रोज जेठानी की अजीब हरकतों ने मुझे अलग ही उलझन में डाल दिया था। मैं अपनी सोच में इस कदर परेशान थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आँख लग गई। अगली सुबह मैं जेठानी के कपड़े धो रही थी तो मुझे उनके कपड़ों से वही चाबी मिली जो वो हर वक्त अपने गले में डालकर रखती थी। मैं बहुत खुश हुई कि आज तो जेठानी का राज पता चल जाएगा। किसी भी हाल में मैंने अपना हाथ साफ किया और जल्दी जल्दी जेठानी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मैं जेठानी के कमरे में पहुंची तो देखा कि वो अलमारी में मुंह दिए कुछ कर रही थी। मुझे हैरानी हुई कि जेठानी ने कदमों की आवाज़ पर झट से अलमारी बंद कर दी और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने देखा कि उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। जेठानी मुझे पूछने लगी कि क्या करने आई हो यहाँ। मैंने कहा कि वो आपकी चाबी मुझे कपड़े धोते हुए मिली है। जेठानी की आंखें चाबी देखते ही चमक उठी। उन्होंने फौरन से मेरे हाथ से चाबी खींची और बोली, शुक्रिया। मैं सुबह से इस चाबी को ढूंढने में लगी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि चाबी कहाँ रखकर भूल गई हूँ। उनकी बात पर मैंने भी झूठी हंसी चेहरे पर सजाई और उनके कमरे से बाहर आ गई। मेरा गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। जेठानी का सिर्फ एक चाबी के लिए इस कदर बेचैन होना आम बात तो नहीं थी। मैं बहुत परेशान हुई कि अब इस राज तक कैसे पहुँचे, क्योंकि जेठानी तो अपने कमरे से निकलने वाली ही नहीं थी। कुछ तो करना ही था। मैं अम्मी से बात करने की ठानी। रात को जब सब घर आए तो मैंने उनसे कहा, अमित क्यों न इस पर भाभी भैया को कहीं बाहर घूमने भेजा जाए। आखिर वो भी इंसान है। घूमने फिरने से थोड़ा दिमाग बढ़ जाता है। भाभी और भैया दोनों ही मसरूफ रहते हैं। कहीं जाने का प्लान बनाएं। मेरी बात सुनकर अमित सोच में पड़ गए और बोले, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना भाई के मिजाज का, उनको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे मैं बात करके देखूंगा। अमित ने अपने भाई यानी मेरे जेठ से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहीं जाने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद ही किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी पर जाना पड़ गया। मेरे जेठ और मेरे पति तो सुबह सवेरे ही जा चुके थे। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था मेरे पास। मैं जल्दी से बाहर के दरवाजे को कुंडी लगाई और जेठानी के कमरे में गई। मेरी जेठानी का कमरा घर के तमाम कमरों से बड़ा था, पर चारों तरफ नजरें घुमाती सोचने लगी कि कैसे सच तक पहुंचा जाए। एक एक चीज को मैंने अच्छे से देखा कि शायद जेठानी किसी चीज में चाबी रख गई हो। 1 घंटे मेहनत के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसी कोई चीज हाथ नहीं लगी जो जेठानी के रास्ते पहुंचा सके। मैं मायूस होकर बाहर जाने लगी थी कि मेरी नज़र अलमारी पर पड़ी। मैंने सोचा क्यों न छुरी या किसी औजार से अलमारी को खोलूं। अपनी सोच पर अमल करने के लिए मैं किचन की तरफ भागी और वहां से छुरी लाकर अलमारी खोलने की कोशिश करने लगी, पर मेरी किस्मत कुछ नहीं हो सका। मुझे बड़ा अजीब लगा, इतनी देर तक इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं खुला। अब मैं इस रास्ते कैसे पहुंचूंगी जिसने मेरी दिन रात की नींद हराम कर रखी है। ऐसा क्या करूं कि मैं जेठानी का राज सामने ले आऊं। यह तो खैर नामुमकिन था। मैं जेठानी के कमरे से मायूस होकर निकली और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मेरा दिमाग बुरी तरह परेशान हो गया था। सारी हरकतें किसी बड़ी बात की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी। भला कोई गले में चाबी डालकर क्यों घूमेगा। ऐसी भी क्या है जो बहुत कीमती है और मेरी जेठानी सबकी नज़रों से बचाना चाहती हैं। मैं तो सोच सोच कर भी थक चुकी थी। दिमाग में धमाके सा हुआ। मैं सारा माजरा देखना चाहती थी कि आखिर वो क्या करती हैं।
आखिर उनके कपड़ों का क्या राज है। मैंने दिल में पक्का इरादा किया कि अब सबके सामने सच लाकर रहूंगी। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसी टाइम मेरी जेठानी बहुत ही परेशानी के आलम में मेरे कमरे में आई और गुस्से से बोली, तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली है? तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई? आखिर क्या लेने गई थी तुम वहाँ? किसकी इजाज़त से मेरे कमरे में गई थी? जेठानी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। मैं उनके गुस्से से भरा लाल चेहरा देख रही थी। उनको कैसे पता चला कि मैंने उनके कमरे की तलाशी ली है? वो भी शायद मेरे अंदर चल रहे तूफान को पहचान चुकी थी। तभी छुरी मेरे आगे लहराई और बोली कि तुम अपने काली करतूतें वहाँ छोड़ आई थी। आज तो तुम्हारे पति को बताऊंगी कैसे उसकी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। जेठानी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हुई, क्योंकि अगर अमित को पता चल जाता तो न जाने वो क्या करते। मैं जेठानी के आगे हाथ जोड़ने लगी। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जेठानी मुंह बनाते हुए बाहर चली गई और मैं रोते हुए ऊपर वाले से दुआ करने लगी कि मेरी जेठानी अमित को कुछ ना बताए। शुक्र था कि जेठानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन उस दिन के बाद जेठानी ने अपनी नज़रें हर वक्त मुझ पर रखी हुई थी। मैं अब सब छोड़कर उनका ख्याल रखती थी। उन दिनों कारोबार की वजह से मेरे जेठ और मेरे पति को 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी अकेली थी। मेरी जेठानी मुझे दिन रात काम में व्यस्त रखती थी। उन दिनों मैं ये सब बात बिल्कुल भूल चुकी थी कि मुझे किसी बात का भी पता लगाना है। जेठानी मुझे रात को भी काम पर लगा देती थी। न जाने उन्हें क्या हो गया था। मैं बहुत परेशान रहती थी कि आखिर मेरी जेठानी ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। मैं और मेरी जेठानी एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन अभी तक जेठानी ने मेरे सामने कोई हरकत नहीं की थी जिससे कि मेरा शक उन पर जाए। यह मेरे जेठ के जाने के 5 दिन की बात है, जब जेठानी को मैंने किचन से काफ़ी सारी खाने की चीज़ ले जाते देखा। वो सारा सामान एक थाली में भर रही थी। मुझे हैरानी हुआ कि मेरी जेठानी यह सामान कहाँ लेकर जाएंगी और किसको देंगी। अभी मैं यह सब सोच रही थी कि मुझे जेठानी वापस आती हुई दिखाई दी। मैं जल्दी से उनके आने से पहले सोने के लिए लेट गई। जेठानी ने कमरे में आकर वो थैला बेड के नीचे रखा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे बहुत हैरानगी हुई कि यह क्या हो रहा है। बेड के नीचे थैला रखने का क्या मकसद था? मेरी तो सांस ही रुकने लगी थी। इनके उल्टी सीधी हरकतों से अब मुझे बेचैनी महसूस होती थी। वो जो करती थी आम बातें तो नहीं थी जिन्हें नज़रअंदाज किया जा सके। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि बस जल्दी से यह सब सामने आ जाए कि अब जेठानी क्या करेंगी। लेकिन वो अपने बेड पर बहुत ही गहरी नींद में सो चुकी थी। मेरी नींद आंखों से कोसों दूर थी। जेठानी ने मुझे मजबूर कर दिया था अपनी हरकतों से कि अब मैं हकीकत तक पहुंचूं। मेरी सारी रात आंखों में कटी और सोचती रही कि इन सब से निकलने का क्या हल है। आज जेठानी की कुछ सहेलियां घर आ रही थी। जेठानी ने मुझे बहुत सारा खाना बनाने को बोला। मैंने खाना तैयार करके उनको बताया। तब तक उनकी सहेलियां भी आ चुकी थी। वो सब भी अच्छे खाते पीते घरों से थी। जेठानी ने उनसे मेरा परिचय करवाया। सब बहुत अच्छी थी। उनमें से एक जेठानी के ऊपर तेज तरीके से बरस रही थी। वो शायद जेठानी को काफ़ी दिनों से जानती थी और जेठानी के काफ़ी करीब थी, जो चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। खाने का दौर चला तो उन्होंने देर से मुझे अपने कमरे में से मिठाई लाने को कहा और बोली कि वो मिठाई स्पेशल मेरी सहेलियों के लिए है। मैं जेठानी के कमरे में आई और मिठाई वहाँ से लेकर जाने लगी। अचानक मेरा पैर मुड़ा और मिठाई नीचे जाकर गिर गया। अभी मैं दर्द से संभली भी नहीं थी कि सामने पड़ी चीज को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ वही चाबी थी जो मुझे जेठानी के रास्ते तक पहुँचा सकती थी। मैंने झुकने के अंदाज में वो चाबी ले ली और उसे अपने पल्लू के नीचे छुपा लिया और सारा मिठाई समेटकर बाहर चली आई, जहाँ मेरी जेठानी और उनकी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने मिठाई उन लोगों को दिया और खुद का सर दर्द के बहाने अपने कमरे में आ गई। मुझे बेहद खुशी थी कि आज रात जेठानी के सोने के बाद मैं इस राज तक पहुंच जाऊंगी जो मेरी जेठानी हम सबसे इतने सालों से छुपाती आ रही हैं। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो उनको यह करने पर मजबूर करती है। मैं अपने ख्यालों में गुम रही थी, तभी जेठानी की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद चाय बनाने के लिए बोल रही थी।
मैंने गहरी सांस भरी और किचन में आ गई। मैंने चाय का पानी चूल्हे पर रखा और चीनी पत्ती डालने लगी, पर अचानक की पत्ती की खुशबू से मुझे चक्कर आने लगे। जेठानी जो किचन से कुछ लेने जा रही थी, मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ बढ़ गई और मुझे गिरने से बचाया। जल्दी से मुझे लिटाया और डॉक्टर को बुलाया। जो खबर डॉक्टर ने सुनाई उसे सुनकर मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। दिल में जैसे खुशियों की नई लहर दौड़ गई। मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया जिसने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख सुख में बदल दिया था। जेठानी तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। जेठानी ने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। आखिर वो भी तो ताई बनने जा रही थी। मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो एक दिन जेठानी मेरे पास एक अजीब सा कपड़ा लेकर आ गई जो काफ़ी गीला था। मुझे उसे देखते हुए भी अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्होंने मुझे वो कपड़ा पहनने को कहा। मैं हैरान हुई कि वो मुझे यह कपड़ा क्यों दे रही हैं। जेठानी की बात पर मैंने इनकार कर दिया कि मैं यह नहीं पहनूंगी। तो वो बोली, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब मैंने भी यही पहना था, क्योंकि तुम्हारे जेठ जी को बेटा नहीं चाहिए था और यही इस घर की रिवायत है। चाहे कुछ भी हो जाए, पहला औलाद बेटा ही होना चाहिए। जेठ ने सख्ती से कहा है कि उन्हें पहला बेटा अपने खानदान का नाम चलाने वाला चाहिए, वरना अपने घर में बैठे रहना। जेठानी की बात सुनकर मुझे बहुत धक्का सा लगा कि मेरे जेठ आखिर इतनी बड़ी बातें कैसे कर सकते हैं। मैं रोने लगी तो जेठानी ने मुझे चुप कराया और कपड़े पहनने की रिक्वेस्ट करी और वो वहाँ से चली गई। मैं अजीब नज़रों से पास पड़ी कपड़ों को देखने लगी जो काफ़ी बुरी हालत में थी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर यह कपड़ा नहीं पहनूंगी। मैं जेठानी के कमरे के बजाय अपने कमरे में थी। मुझे कुछ खटकने की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर गई कि मेरा और जेठानी का आवाज़ कौन सा हो सकता है। उस वक्त मैं हिम्मत करके उठी और बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। आज फिर रोज की तरह जेठानी खाना लेकर अपने कमरे में जा रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मैं भी कदम उठाती उनके पीछे चली आई। मेरी जेठानी अपने कमरे में आई और खाना टेबल पर रखा। एक नज़र इधर उधर देखा और बेड के नीचे चाबी रख दिया और संदूक को निकाला और उसे खोलने लगी। जैसे उन्होंने वो संदूक खोला, मेरे पांव तले जमीन निकल गई। उस संदूक में मौजूद चीज़ों को देखकर मैं हैरान हो गई। पूरे संदूक में तरह तरह के खिलौने और कपड़े थे। उन्होंने इसमें से एक खिलौना निकाला और संदूक को वापस ताला लगाया। मैं हैरानगी की नज़रों से यह सारा मंजर देख रही थी। जिसके बाद जेठानी चलती हुई अलमारी के पास आई। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली तो मेरी रूह कांप गई। अलमारी खुलते ही उन्होंने उसे साइड में खिसकाया जहाँ कोई खुफिया रास्ता दिखाई दे रहा था। मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। मैं डरते डरते उस जगह पर जेठानी के पीछे पीछे गई। मेरा जिस्म पूरी तरह कांप रहा था। वो उस रास्ते से गुजरकर छोटे से कमरे की तरफ चली गई। मैं उनके पीछे दीवार की आड़ में छुप गई, पर अपने सामने का मंजर देखते ही मेरी आंखें फटे की फटी रह गई। जुबान जैसी गूंगी होकर रह गई। मैं ऐसे पत्थर की मूरत की तरह नज़रों के सामने मंजर देख रही थी, जहाँ मेरी जेठानी किसी 6-7 साल की बच्ची को वो खिलौना देकर खाना खिला रही थी। मेरे हवास मेरे साथ छोड़ने लगे थे। वो बच्ची कुछ अलग सी थी। उससे पहले कि मैं गिर पड़ती, मैं पास पड़ी कुर्सी को थाम कर बैठ गई। जेठानी पीछे आहट सुनते ही घबरा गई और मुड़कर मुझे देखने लगी। मुझे देखते ही उनका रंग फीका पड़ गया, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उनको भी समझ आ चुका था कि मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ। उन्होंने खुद को संभाला और मेरे सामने आकर खड़ी हुई। मुझे उन पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि वो यह सब क्या खेल रचा रही हैं। मैंने उनसे सवाल किया, कौन है यह बच्ची और इस तरह इसे सबसे छुपा कर क्यों रखा जाता है? अगर आप मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताई तो मैं अभी जेठ जी को फ़ोन करके बुला लूँगी। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। मेरी धमकी पर डर गई और सारी कहानी बताने लगी। मेरी जब शादी हुई हम बहुत गरीब थे। मेरी शादी जिससे हुई वो भी बहुत गुस्से मिजाज के थे। उन्होंने शादी के बाद से मुझे कोई सुख नहीं दिया। शादी के तीसरे महीने ही उन्होंने बारिश की रट लगा ली थी। उन्हें बेटी के नाम से नफरत थी कि हमें बेटा चाहिए। तुम्हारे जेठ मुझे दिन रात बांझ होने के ताने देते थे। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी उन सब बातों की वजह से। मेरी माँ ने मेरे लिए मन्नत मांगी कि मुझे औलाद हो जाए और मैं हर रोज इस मन्नत का दिया जलाने मंदिर जाने लगी।
एक रात मैं वापस आ रही थी कि मेरे कानों में किसी की रोने की आहट सुनाई दी। वो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ थी। मैं आवाज़ की तरफ पलटी। जंगल में एक पेड़ के बिल्कुल पास एक बच्ची सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई मिली। मेरी रूह कांप गई कि कौन बदनसीब है जो इस तरह अपनी औलाद को यहाँ पर छोड़कर चला गया है। मैंने उस बच्ची को लिया और घर आ गई। शायद यह भगवान की तरफ से मेरे लिए इनाम था। मैंने उसे सबसे छुपा कर रखा। मेरी जो भी चीज़ को वह छूती उसमें बरकत हो जाती। ये मेरी आजमाइश हुई। जब जब यह मेरे गीले कपड़ों को छूती तो मेरे घर में सुख शांति और बरकत होती। उस बच्ची का दिमाग खराब था। मैं उसे छुपा कर रखती थी। अगर मैं कभी तुम्हारे जेठ के सामने बेटी का जिक्र भी करती तो वो गुस्सा होते और बोलते कि बेटियां तो सिर्फ नाक ही कटवाती हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मनहूस। अगर मुझे बेटी हुई तो उससे पहले मैं खुद अपने हाथों से मार दूंगा। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए जो मेरी तरह हो। उनकी सोच पर मुझे अफसोस होता था, लेकिन मैं बेबस क्या कर सकती थी। जैसे जैसे यह बड़ी हुई मेरे दिन बदलने लगे, कारोबार में बरकत होने लगी। मैंने कहीं सुना था कि जो बच्चा ऐसा होता है उनकी कहीं हर बात सच होती है। मैंने उससे अपनी औलाद के लिए दुआ करवाए तो भगवान ने मुझे एक बेटा दिया। मैं बहुत खुश थी, पर दिल में बहुत अजीब सा डर भी था कि यह बच्ची सामने ना आ जाए किसी के। बस इसीलिए छुपा कर रखा। जो कपड़े तुमको दी इसने मुझे मेरे बेटे के वक्त दी थी, तभी मेरा बेटा हुआ। मैं नहीं चाहती थी जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। जेठानी की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। जेठ की सोच पर हमारा यह मशवरा है, बेटा होना औरत की जिंदगी का मकसद बना दिया जाए। मैं जेठानी से माफ़ी मांगने लगी कि मैंने उनको गलत समझा। अभी हम बात कर ही रहे थे कि मेरा फ़ोन बजा। जो खबर सुनने को मिली उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। मेरे पति अमित का एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों पैरों से मोहताज हो गए थे। यह सुनकर मेरी जेठानी को बहुत ही दुख हुआ। मेरी अपनी हालत बहुत बुरी थी। मेरे जेठ बहुत ही बुरी तरह बिखर गए थे। उनका सारा गुस्सा खत्म हो गया था। उनके किए की सज़ा उन्हें मिल चुकी थी। मैं अपने नसीब पर सब्र कर गई, क्योंकि भगवान एक चीज़ लेकर बेहतरीन ही देता है। मैं हर हाल में खुश थी। बस अमित की बेबसी मेरा कलेजा चीर लेती थी। उन सब हालात ने मेरे घर का सारा माहौल ही बदल दिया था। मैं उस बच्ची को वहाँ से ले आई और अपने साथ रखने लगी। इस बच्ची से अलग ही लगाव थी। अपने घर को बिखरे देखकर मैं यह सोचती थी कि जब लोग मरते हैं तो गुरूर कम हो जाता है। बेटियों से नफरत करने वाले सारी जिंदगी बेटियों का रोक पाल लेते हैं। गुरूर सिर्फ भगवान के जात पर अच्छा लगता है। ऐसे शब्द से खुद को दूर कर लो जो बाद में आपके लिए सारी जिंदगी सजा बन जाए। जो लोग अपने नसीब पर घमंड करते हैं तो उनको ऐसे नवाजा जाता है कि बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। गुरूर खाक से बने और ख्वाब में मिलने वालों के लिए नहीं है, क्योंकि गुरूर एक ऐसा नाम है जो सबसे पहले अपने करने वाले को ही डसता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।